तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड इन अ क्रिस्टल। तो एनर्जी बैंड इन अ क्रिस्टल पढ़ने से पहले हमको बोर्स मॉडल या बोर्स थ्योरी के बारे में पता रहना चाहिए। तो बोर्स ने क्या कहा था कि इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट इट रिवॉल्व्स इन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, अगर वो किसी भी शेल में है उसको वहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिट में लाई कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है ना। जैसे पहली शेल n इक्वल टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी, n इक्वल टू 2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी एंड सो ऑन। तो ये होता था आइसोलेटेड एटम में, क्या में आइसोलेटेड एटम में। बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आइसोलेटेड एटम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर अपन से बोला जाए कि एक एटम दे दो तो एक्सपेरिमेंट के लिए तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में हमको एक क्रिस्टल मिलता है। अब क्रिस्टल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 to 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे आ जाते हैं, मतलब बहुत क्लोज है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है -10⁻⁻10 मीटर। तो इतना क्लोज आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ नए तरह के इंटरेक्शंस फेस करते हैं। जैसे अब क्रिस्टल में एटम्स क्या है 2 to 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे आ जाते हैं, है ना। तो अब पहले एटम में क्या होता था कि जैसे ये एटम है, ये अपना न्यूक्लियस है और इसके अराउंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो इसमें एक ही प्रकार का इंटरेक्शन होता था, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था कि ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इसको अट्रैक्ट करता था और ये इससे अट्रैक्ट होता था तो ये रिवॉल्व करने लगता था उसके। लेकिन क्रिस्टल के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, है ना। और कुछ बुक्स में तो ऐसा भी दिया जाता है कि ये इतने क्लोज जाते हैं कि ये लोग ओवरलैपिंग कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, सबके पास एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनमें बहुत अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस होंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, है ना। अगर बाहर वाले लेयर्स की बात करें तो वही करेंगे, अंदर वाले में तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, खुद ही की न्यूक्लियस के साथ इतने फोर्स में रहेंगे कि वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो आउटर मोस्ट शेल वाले रहेंगे उन पे ये जरूर फर्क पड़ेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सेम ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अपन को मतलब क्या होता है कि जब एटम्स 2 to 3 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे आ जाते हैं इन अ क्रिस्टल, तो अपन को दो नए प्रकार के इंटरेक्शंस मिलते हैं विद इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग एटम्स, है ना, और विद न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम्स। बंद कर दो। इसमें ये जो अपन को स्ट्रेट लाइन एनर्जी पैटर्न मिलता था वो चीज़ हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? अब ये इंटरेक्शन के कारण क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी अपन को एग्जैक्ट n इक्वल टू 1 मतलब पहली शेल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ रही थी। बट इन इंटरेक्शंस के कारण हो सकता है कि पहले कुछ के लिए -13.6 लगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कुछ के लिए -13.7 लग जाए और कुछ के लिए -13.8 लग जाए। तो ऐसा कर करके ये सब क्या है एनर्जी मिक्स होके एक बैंड बना देती है, एक बैंड बना देती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम मेजरली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक करेंगे अपन वैलेंसी बैंड के बारे में, एक हम कंडक्शन के बैंड के बारे में बात करेंगे, देन लास्ट में हम लोग फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप के बारे में बात करेंगे। तक ये पढ़ लिया है कि जब एक एटम्स का समूह या फिर एटम्स को जब बहुत सारे एटम्स 2 to 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं और उन क्रिस्टल्स में नए तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। और उन इंटरेक्शंस के कारण हमको एक स्ट्रेट लाइन में एनर्जी ना मिलके एक बैंड टाइप का मिलता है। हाँ, तो ये बैंड होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं इनको? पहला होता है वैलेंसी बैंड। पहला होता है वैलेंसी बैंड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे VB, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलेंगे CV, ठीक है, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। मतलब समझेंगे। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे ये अपना हो गया, ये अपना हो गया,
ये अपना हो गया वैलेंस बैंड और ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको डिनोट करते हैं Eg या फिर FeG से। कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का गैप क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इसकी यहीं पे बात की जाए तो जो वैलेंसी बैंड की सबसे ज़्यादा वाली एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं EV। और कंडक्शन बैंड की जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है, कंडक्शन बैंड की सबसे लोएस्ट जो एनर्जी है उसको हम नाम दे देते हैं EC। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी हमको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, हमको उसमें एक बैंड मिलता है और उन बैंड को हमने दो तरीके से डिफाइन किया है ना। जैसे अपन ने एक ग्राफ प्लॉट किया है तो इसमें ये एनर्जी बताता है, यहाँ पे एनर्जी है ना। तो ये एनर्जी बता रहा है। तो कौन कौन से बैंड अपन को मिलते हैं? एक अपन को मिलता है वैलेंसी बैंड और एक अपन को कंडक्शन बैंड, और उन दोनों के बीच का जो गैप कहलाता है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि तीन तरह, मतलब दो तरह के बैंड होते हैं। एक हमारा वैलेंसी बैंड होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं VB, एक हमारा कंडक्शन बैंड हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं CV, एक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको अपन बोलते हैं FEG या फिर EG या फिर डेल EG। ठीक है, उसके अलावा अपन ने क्या क्या देखा कि वैलेंसी बैंड की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है, टॉप या मैक्सिमम एनर्जी है, उसको EV बोला हमने। और जो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी है ना, लोएस्ट एनर्जी है, तो उसको हमने बोला EC। ठीक है, अब ये बोल तो दिया है बट इनका मीनिंग क्या होता है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम वैलेंसी बैंड की। अगर वैलेंसी बैंड के डायग्राम को अपन थोड़ा ध्यान से देखें है ना, तो उसमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है ना, इन कंपैरिजन टू कंडक्शन बैंड। हाँ, तो वैलेंसी बैंड क्या होता है? सबसे पहले तो अपन एक प्योर डेफिनेशन या मतलब बुकिश डेफिनेशन से ही बात शुरुआत करें तो जो वैलेंसी बैंड होता है वो रेंज ऑफ एनर्जीज होती है ना, रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल। मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है ना, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो है ना। अब जैसे अपन सिंगल एटम की बात करें तो कुछ हर चीज़ की डिस्क्रीट, मतलब हर इंडिविजुअल एटम में इलेक्ट्रॉन्स कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं है ना। एनर्जी की अपन इतना एनर्जी दें है ना, शुरुआत में भी हमने बात की थी कि अलग अलग एनर्जी देने पे वो निकल जाते हैं है ना, कंडक्शन के काम आने लगते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं है ना। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि वैलेंसी बैंड क्या होता है? रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहीं से निकल के आ जाएगा कि इट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो फिर क्या लेते हैं? वहीं से अगली चीज आती है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना कि वैलेंसी बैंड क्या होते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके अलग अलग रेंज है ना, रेंज मतलब जितने हैं, रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि ये क्रिस्टल है ना। वहीं से अब आते हैं कंडक्शन बैंड पे जिसको अपन बोल रहे हैं CB। तो जैसे ये होता था कि रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल, सेम हम बना दें द बैंड। अब सबसे पहले तो एक मतलब बेसिक सी है कि ये वैलेंसी बैंड है, इसके ऊपर कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। तो द बैंड अबव द वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। क्योंकि कभी कभी कोई कोई बुक में ऐसा कर देते हैं जैसे 3S और 3P, तो बोल देते हैं कि 3S जो वैलेंसी बैंड है और 3P जो है वो कंडक्शन बैंड है। तो ये बात गलत है ना। सही बात क्या है कि जो बैंड वैलेंसी बैंड के ऊपर है वो कंडक्शन बैंड है। और अभी हमने
वैलेंसी बैंड की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेंज ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड, वीबी। तो सेम हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल, है ना, समझ रहे हो? द एनर्जी या रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन? जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने सफिशियंट एनर्जी दे दी तो ये जंप करके कहाँ आ जाएगा? कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और क्या बन जाएगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। रेंज ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब कंडक्शन बैंड, जब वैलेंसी बैंड की ये बात तो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना तो मस्ट है ना। मान के चलो यहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये वैलेंसी बैंड कैसे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो बात तो है आएगी, है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। बट कंडक्शन बैंड के साथ ऐसा नहीं है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है। इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट एग्जिस्ट हेयर, ठीक है। और सबसे मेजर फैक्टर कि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल होता है। वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप पे, है ना। हम लोगों ने कुछ चीज़ की बात की थी कि जो वैलेंसी बैंड है उसकी जो हाईएस्ट या मैक्सिमम एनर्जी है जिसको हमने ई वी नाम दिया था, हम्म। और जो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट या मिनिमम एनर्जी है उसको हमने ई सी नाम दिया था। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है कि जिसको जैसे अपन मान के चलो डेल ई जी लिख लें, है ना। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ई सी माइनस ई वी। बस इतनी सी कहानी है। मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी इन वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब होता क्या है कि वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो हमने की, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। बट मान के चलो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कुछ एनर्जी देते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन ने एनर्जी दी, है ना। मान के चलो -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे ये एमिट हो गया, मतलब निकल गया, और ये बैंड उचक के आ जाएगा यहाँ कंडक्शन बैंड पे। यही सीखा है हमने। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वहाँ पे ये, मतलब फॉरबिडन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में जंप होके जाएंगे, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप के यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आना प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, यहाँ नहीं आ सकते वो या तो वैलेंसी बैंड में रहेंगे या वो कंडक्शन बैंड में रहेंगे। अब हमने जान लिया कि वैलेंसी बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो अब हम जानते हैं कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, है ना। तो अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड की, है ना, तो कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो डेल ई जी होता है, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एनर्जी या मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, है ना। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है कि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग कर देते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मान के चलो, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है ना, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये केस क्या काय का हो गया? कंडक्टर्स का। अगर हम बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है ना। मतलब जो डिस्टेंस होती है एनर्जी बिटवीन, मतलब एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड और एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड जो अपने पढ़ा है अभी,
उनके बीच की अप्रॉक्सीमेटली जो गैप रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है ना। तो अब ज़्यादा है, मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनको अपन ने एनर्जी दी तो ये तो इस तक पहुँच ही नहीं पा रहे, है ना, गैप ज़्यादा है ना, गैप ज़्यादा है। तो इसलिए ये कंडक्शन बैंड में यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, और जब तक आएंगे तब तक तो हमारा मटेरियल हीटिंग से डैमेज हो जाएगा। हम्म तो वही चीज़ के कारण इंसुलेटर जो है कंडक्टिविटी नहीं शो करता, ठीक है, क्योंकि फॉरबिटन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके बीच में, और कंडक्टर में क्या हो जाता है, बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं। तो थोड़ी सी अपन ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से जंप होके काय में आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, है ना, क्योंकि फॉरबिटन एनर्जी गैप यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। अब ऐसा स्पेशल क्या है सेमीकंडक्टर्स में, है ना, तो वो यहीं आता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो फॉरबिटन एनर्जी गैप है वो 3 से छोटा होता है, कंडक्टर जितना बिल्कुल पास पास भी नहीं होता है और इंसुलेटर जैसा दूर दूर भी नहीं होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन की उसी में है, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इवेंट के पहले ही कंडक्शन बैंड में है ड्यू टू ओवरलैपिंग, और ऐसा भी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पहुंच भी नहीं पा रहा वहां पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये मॉडरेट की कंडीशन रहती है कि यहाँ पे आप एनर्जी कंट्रोल करोगे कि आप एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो फॉरबिटन एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर दूज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना, क्योंकि कंडक्टर में क्या है कि फॉरबिटन एनर्जी गैप अपना FeG, है ना, बिल्कुल क्लोज क्लोज है, और इंसुलेटर्स में बहुत दूर दूर है, और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, मॉडरेट होता है, दोनों के बीच का होता है। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा टॉपिक एनर्जी बैंड इन अ क्रिस्टल या एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने रिकैप कर लेते हैं कहानी में अब तक कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ना। सबसे पहले हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था कि बोर्स ने थ्योरी दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं इन आइसोलेटेड एटम की बात की थी उनने, कि आइसोलेटेड एटम में क्या होता है कि उसकी एनर्जी डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बट हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आइसोलेटेड एटम्स की बात नहीं करते हैं, सिंगल एटम की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल की। तो फिर वहाँ पे बोर्ड्स की थ्योरी थोड़ा सा पीछा खा जाती है। तो दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जब बहुत सारी एनर्जी रहती है, हर एक इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रहती हैं, तो वो एक बैंड फॉर्म करती हैं, एनर्जी बैंड फॉर्म करती हैं, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वैलेंसी बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिटन एनर्जी गैप क्या होता है, और फिर इनके बेसिस पे हमने जाना कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा।